इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जिन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं। असदुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मुझे बुलाने। असदुद्दीन साहब बैरिस्टर हैं और पॉलिटिशियन हैं, तो जाहिर तौर पर जब इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन हो तो वो आदमी जो है उससे उसके दिल की बात बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। आज हम कोशिश करेंगे वो ऐसे हिसाब से कि वो जो बात बोलें वो स्पष्ट बोलें। ओवैसी साहब, शुरुआत हम अभी इसी से करते हैं जो इस समय जजेस का जो मैटर चल रहा है। 4 जजेस अचानक सामने आए और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि सिलेक्टिव एलोकेशन टाइप की बात सामने आई है। क्या नज़रिया है आपका इस मामले में? क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं है, जो भी चल रहा है वो ठीक नहीं है? हालांकि मामला थोड़ा ठंडा होता नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी आपका क्या? मैंने ट्वीट नहीं किया, मैंने किसी का रीट्वीट को ट्वीट को रीट्वीट किया था। देखिए, जो बात उन जजेस ने कही है, चारों जजेस ने, जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस लोकुर और जस्टिस गोगोई। मैं जस्टिस चलमेश्वर आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जज रहे, जस्टिस लोकुर यहाँ पर चीफ जस्टिस रहे और इन्होंने बड़ी सिंसियरिटी से यहाँ पर काम किया और वहाँ भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो जो लेटर में उन्होंने जिन बातों को हाईलाइट किया है वो तो तमाम देश के हर नागरिक को, सिटीज़न को उसका नोटिस लेना चाहिए कि उन्होंने कहा कि जमहूरियत को, अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो सुप्रीम कोर्ट को बचाइए। तो इसमें बड़े सीरियस बातें उन्होंने कही हैं और मेरा मानना यह है कि वो जो बातें उठाई हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो या चीफ जस्टिस हो उसका नोटिस लेंगे। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, मगर वो तमाम बातें बहुत सीरियस हैं और यकीनन ये तो हर हिंदुस्तानी का फरीज़ा है, होना चाहिए कि वो जमहूरी जब खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सेकंड मोस्ट जज ये बात कह रहे हैं तो यकीनन तमाम मुल्क को इस बात को बड़ी अहमियत के साथ और बड़ी सलीक़े के साथ उसको लेने की ज़रूरत है। इस सेलेक्टिव एलोकेशन का मतलब क्या है? कि क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी बहुत सारे इम्पोर्टेंट नहीं, देखिए मिश्रा साहब, इसमें तिवारी साहब, इसमें क्या है कि कल एक लेटर लिखा गया जिसमें साबिक़ा रिटायर्ड जजेस ने भी लिखा है। तो जहाँ तक उसमें बात कही गई है, अगर कोई सेंसिटिव मैटर्स होगा जिसका रिलीजियस और पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस निकल सकते हैं तो बेहतर यह है कि उसमें जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर बनाया जाएगा तो उसमें सीनियर मोस्ट जजेस बैठें, तो ये होना चाहिए। और फिर कल का जो लेटर गया है जो रिटायर्ड, उसमें चीफ जस्टिस भी हैं, जजेस भी हैं, वो लेटर भी बड़ा सही है, उसमें जो बात कही गई है। और देखिए, एक बात है ना कि पूरा खेल जो है ना पब्लिक के परसेप्शन का होता है। अगर परसेप्शन में ये बात जाती है कि ऐसा हो रहा है तो वो ठीक नहीं है। और यकीनन हमारे मुल्क की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ है, इमरजेंसी के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ कि जजेस ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अब हो रहा है। तो जाहिर है ये तो मुझे किसी एक शायर का शेर याद आ रहा है, थोड़ा उसको तरमीम करके अगर मैं बोलने की इजाज़त दें आप, कि इंसाफ का जलता हुआ घर देख रहा हूँ, देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूँ। शायर ने कहा था कि अखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूँ, देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूँ। तो जाहिर है ये हमारे इंसाफ का भी घर है, हमारे अखलाक का भी घर है, और इस तरह की तब्दीली और डेवलपमेंट आना ये यकीनन तकलीफ दे बात है। असद साहब, ये जो बात सामने आई, आप ये भी बात सामने आई कि इससे पहले भी बहुत सारे केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो ऐसे जो सीनियर जजेस के पास नहीं गए, जूनियर जजेस की भी एलोकेट किए गए और उन्होंने उसमें वर्डिक्ट सुनाया है, उस पर फैसला लिया है। तो इसमें ऐसी कोई नई बात तो नहीं नज़र आ रही है आपको? इसमें क्या ऐसा दिख रहा है कि जिसकी वजह से नहीं, देखिए, सवाल मेरी राय का नहीं है, मैं आपको एक पब्लिक परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। आप जो बात बोल रहे और जो बात बाहर आ रही, हो सकता है कि वो तमाम गलत हो। हम भी उम्मीद करते हैं कि पब्लिक का परसेप्शन ऐसा ना हो, मगर अगर ऐसा एक परसेप्शन बनता है पब्लिक का तो वो बड़ी तकलीफ दे बात होगी। और जो बात सामने आई यही है कि देखिए, जो भी इख्तियारात होंगे वो किसी को भी आर्बिट्ररी इख्तियारात नहीं इस्तेमाल कर सकता। यही सुप्रीम कोर्ट कई जजेस हैं, जजमेंट है
कि खुद जस्टिस नरीमन साहब ने ट्रिपल तलाक के बारे में कहा कि आर्बिट्रेनेस है उसमें। तो कोई भी अगर आप या हम फैसला लेते हैं तो वो आर्बिट्री नहीं हो सकता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यकीनन आपका इख्तियार है, उसमें कोई इख्तियार कुछ ही नहीं सकता आपके, मगर एक बात जो पब्लिक परसेप्शन में जारी है, हम उम्मीद करते हैं कि वो गलत साबित हो। और वो हमारा एक बहुत बड़ा इदारा है, हमारा एक बहुत बड़ा विंग है लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का, तो वो जाहिर है कि वो मजबूत रहे, इंडिपेंडेंट रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। जुडिशरी की तो बात है, इसी तरह के एलिगेशन कई बार सामने आते रहे हैं। जो एग्जीक्यूटिव है यानी जो कार्यपालिका है उस पर भी कि रूल ऑफ लॉ को बहुत सिलेक्टिव हो गया, इस तरह के एलिगेशन आपने भी लगाए हैं कई बार कि जो रूल ऑफ लॉ है या जो कानून है उसका बहुत सिलेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है। ये इस सब बातों से कहीं ना कहीं पूरे देश में ये इस तरह का परसेप्शन एक डेवलप करने की नहीं कोशिश हो रही है कि कहीं कुछ लोग हैं जो जिनके अगेंस्ट में पूरा वो कोशिश कर रहे हैं और कोई ख़ास आदमी कर रहा है, कुछ खास वर्क के लिए कर रहा है। मैं सीधे शब्द कहूँ तो मुस्लिम्स के अगेंस्ट में जो है वो कानून का बेजा इस्तेमाल होता है या गलत इस्तेमाल, इस तरह के भी एलिगेशन लगते रहते हैं। कहाँ तक ये जस्टिफाई है? कहीं ना कहीं ये परसेप्शन तो बिल्ड करते ही है ना देश में कि ताकि लोगों में डर पैदा हो और लोगों में वो, और इसी से सारी पॉलिटिक्स फिर कहीं ना कहीं आगे बढ़ती है। देखिए, अगर हमारा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो उसूल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उसको वो रोक रहे हैं तो यकीनन ये तो बड़ा ख़राब चीज़ है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये डर की जो पॉलिटिक्स, डर का एक माहौल बनाने की कोशिश वो दोनों तरफ से, सब तरफ से कहीं सामने आती रहती है। कौन जिम्मेदार है, कौन कर रहा है ये डर की पॉलिटिक्स, और कहाँ से ये जो कि कानून का बेजा इस्तेमाल और फिर उससे डर की पॉलिटिक्स पैदा करना और फिर कंसोलिडेशन करना, ये कैसे हो रहा है? देखिए, राजस्थान में अफरोजुल की दर्दनाक मौत का वीडियो सामने आया, रिएक्शन क्या हुआ? राजस्थान चीफ मिनिस्टर को या वहाँ की सरकार ने रिएक्शन किया 3-4 दिन के बाद। बीजेपी जो बरसर इक़्तिदार जमात है मरकज़ में भी और राजस्थान रियासत में भी, उनका भी रद्द-ए-अमल आप देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे तो बड़ा ही म्यूटेड रिस्पॉन्स। तो इससे क्या पैगाम जा रहा है? इससे पैगाम यही जा रहा है ना कि हुकूमत इन तमाम ऐसे सोच रखने वालों को या फिर ऐसी हरकत करने वालों के ख़िलाफ़ सख्ती से एक्शन नहीं लेगी। हद तो ये हो गई तिवारी साहब कि उस शख्स ने जिसने अफरोजुल को इतना बेदर्दी से मारा, उसकी तायीद में जुलूस निकाला गया और वहाँ के मुकामी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर संघ परिवार की तंजीमों ने अपना भगवा झंडा लगा दिया। अब इससे क्या मैसेज जा रहा है? डर का मैसेज जा रहा है या उम्मीद का मैसेज जा रहा है? इसमें ये मैसेज जा रहा है कि भाई आपको हम ये पैगाम दे रहे हैं कि इसने जो हरकत की हम उसकी तायीद कर रहे हैं। तो यही हमको सोचना है, ये पैगाम जो दिया जा रहा है ना इस तरह की हरकतों से, वो तो सारे देश को समझ में आ रहा है। बिल्कुल नहीं, ये तो बात सच है, लेकिन वो डर की पॉलिटिक्स तो वैसे ही सब आप भी कर रहे हैं, आप भी। नहीं, यही तो मैं समझा रहा हूँ। मैं डर की पॉलिटिक्स नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जो राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो राइट्स मिलनी चाहिए। मैं डर की नहीं बल्कि उम्मीद की एक सियासत कर रहा हूँ। और उम्मीद मुझे किससे है? मुझे आपसे उम्मीद नहीं है, मुझे संविधान ने जो राइट्स दिए हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो सरकार अब वक्त की सरकार है वो हमको हमें राइट्स दें। तो डर की सियासत कौन कर रहा है? डर की सियासत हरगिज़ नहीं कोई कर सकता। डर की सियासत तो वही लोग कर सकते हैं जिनके पास इख्तियार हो, जिनके पास ताकत हो, और वो उस ताकत का इंसाफ के इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बल्कि नाइंसाफ़ी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डर की सियासत वो कर रहे हैं। इख्तियारात तो सरकार के पास हैं, ताकत तो सरकार के पास है। इख्तियारात वो हैं जो उनको संविधान ने दिए, ताकत उनके पास वो है जो आवाम ने उनको दी है। तो इन इख्तियारात और ताकत का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब, सवाल एक बड़ा एक वैक्यूम जैसी स्थिति क्रिएट हो गई है। जो पॉलिटिक्स है, जो ओवरऑल पॉलिटिक्स है, अभी तक ये कहा जाता था कि भाई एक तरफ भगवा पॉलिटिक्स हो रही है जैसे आप लोग बोलते हैं, और फिर दूसरी तरफ जो है जो ऐसे जो अकीदत की पॉलिटिक्स, मतलब ऐसी पॉलिटिक्स जो इसमें बाकी लोग जो बचते हैं वो शामिल हैं। अब आप कह रहे हैं कि एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, जनेऊ उधारी वाली बात आई, वो गुजरात इलेक्शन की बात आई। कौन है मुस्लिम्स का लीडर? अब इस वैक्यूम को कौन फिल करने जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है
कि कौन है आखिर? आप हैं, आप हैं मुसलमानों के नेता देश में, कौन है मुसलमानों? आप उन लोगों से जाकर सवाल करिए जिन्होंने लखनऊ के रिफायाम क्लब में आज़ादी मिलने के 1 साल के अंदर हम तमाम लोगों से कहा था कि मुसलमान अब अमली सियासत में हिस्सा ना लें। आप लीडर की तलाश कर रहे हैं, मैं भी तलाश कर रहा हूँ। मैं लीडर नहीं बन सकता, ना मैं कभी बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। मगर ये जो वैक्यूम पैदा हुआ है तिवारी साहब, आप ये बताइए कि क्या ये वैक्यूम अच्छा है हमारी डेमोक्रेसी के लिए? क्या ये वैक्यूम अच्छा है? हमारी डेमोक्रेसी तो पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है कि हर मज़हब के मानने वालों को, हर तबके को, हर ज़ात को, हर कास्ट को उनको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का और उनकी आवाज़ होगी। एक मामूली सी पिक्चर रिलीज़ होने से रोक दिया जाता है, उसका नाम तब्दील किया जाता है और फिर उस पिक्चर के रिलीज़ होने से पहले सबको बुलाकर राय मशवरा किया जाता है कि इसमें ये कट कर दिया जाए, इसमें ये सीन ना रहे, इसमें वो ना रहे, उसमें नाम ना रहे। एक बकवास पिक्चर के लिए जो 2 घंटे की पिक्चर होती है, आप इतना सब करते हैं। कभी आपने, सरकार ने एक मीटिंग बुलाई कि भाई ये गाय के नाम पर, जानवर के नाम पर इतने लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है? कभी आपने मीटिंग बुलाई कि भाई ये जो देशभक्ति, नेशनलिज्म के नाम पर टारगेट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसकी वजूहात क्या है? वो नहीं। कभी इस तरह की मीटिंग बुलाई गई कि हम क्रिमिनलाइजेशन कर रहे हैं ट्रिपल तलाक को, आइए बताइए, हमको मशवरा दीजिए? नहीं। यही तो हम कह रहे हैं कि यही लोग डर की सियासत कर रहे हैं, यही लोग अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक की आप बात करें, ट्रिपल तलाक में तो पूरी तरह से, एक तरह से जो मास को मोबिलाइज करने की थी, उसमें तो आप फेल हो गए। मतलब आप सारा, कहीं कोई मास मोबिलाइजेशन तो हो ही नहीं पाया बड़ा। ऐसा है ना कि आप लोग सिर्फ टीआरपी रेटिंग्स के लिए ही कुछ दिखाते हैं। कभी हमारे साथ चलिए, जो हमारे जनसभाएं हो रही हैं, जलसे आम हो रहा है, उसमें देखिए कि इतना टूट कर ख़वातीन आ रही हैं। कभी आप जाकर देख लीजिए, और इसका रिएक्शन या नॉन रिएक्शन आपको नज़र नहीं आ रहा है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हरकत की गई है, ये तो गलत काम हुआ ना, बिल्कुल गलत काम हुआ है। आप एक तरफ तो एक्ट में बोलते हैं कि शादी डिज़ोल्व नहीं होगी, सही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर कोई कहेगा तो शादी ख़त्म नहीं होगी। फिर आप उसको क्रिमिनलाइजेशन कर दे रहे हैं, पीनल एक्शन ले रहे हैं। जब शादी टूटती नहीं तो आप मुझे सज़ा किस बात की देंगे? और क्या गारंटी दे रहे हैं आप कि कोई जेल को जाकर सब्सिस्टेंस अलाउंस देगा? क्या गारंटी आप दे रहे हैं कि 3 साल के बाद वो बीवी या शौहर एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे? कहाँ, कौन सा कानून है? झूठ कहा गया कि कोई सो कॉल्ड इस्लामिक कंट्रीज में कानून बने, वहाँ तो नहीं है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में पैराग्राफ नंबर 77 पर तो सरकार ने अपनी नीयत का इजहार किया कि आप पूरे ही फॉर्म्स ऑफ तलाक खत्म कर दीजिए। लेकिन संसद में भी आप लोग एक नहीं हो पाए। अब मतलब 3 जो है मुस्लिम सांसद, जिस समय ट्रिपल तलाक पे बातचीत चल रही थी, वो नहीं थे संसद, सदन में मौजूद नहीं थे, लोकसभा में। तो कहाँ है, मतलब जो एकजुटता है वो तो है ही नहीं उस पर। देखिए, इस्लाम में जिहाद का बहुत जिक्र करते लोग, जो बिल्कुल जिसको समझ में नहीं आता। मगर सबसे बेहतरीन काम यह है कि आप चाहे लाख लोग हों या करोड़ों, उसमें अगर एक भी सच्चाई बयान करता है तो वो बेहतरीन काम है। ठीक है, 540 में सिर्फ 3 ने सच्चाई को बयान किया, हक़ाइक़ को बयान किया और कहा कि इस कानून से महिलाओं से इंसाफ की जगह नाइंसाफ़ी होगी, तो बहुत अच्छा है। और जिन्होंने ये बात नहीं रखी है वो भी तो एक्सपोज हो गए अवाम के सामने, क्योंकि जितने भी जीत कर आए हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, इसमें भाई, इसमें हम एक आवाम को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पर गए हैं। अब जब इलेक्शन में दोबारा जाएंगे तो वही आवाम उनसे पूछेगी कि भैया आपने क्यों खामोश बैठ गए थे? आप सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर हमारे AIDM के एमपी हो या फिर मुस्लिम लीग के, इन तीनों ने क्यों कहा और आपने क्यों नहीं कहा? तो उनको जवाब देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दी। बताना पड़ेगा उनको जब वो जाएंगे अवाम के दरमियान में, भाई ऐसी कौन सी बात थी जिसको पार्टी ने आपको कहने नहीं दिया और आपने कैसे खामोशी अख्तियार कर ली? तो ये आज के ज़माने में जो हर चीज़ टीवी के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए आवाम तक पहुँच रही है,
कोई छुप नहीं सकता, हकायक सामने आएंगे। और रहा सवाल 3 लोगों का, देखिए कोई फिक्र की बात नहीं, हमने अपनी बात को वहां पर रखा है। यकीनन मेरे लिए बड़ा तकलीफदेह दिन था, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि मुझे ऐसा नजर आ रहा था, मुझे 6 दिसंबर की याद आ रही थी वहां पर। और सही है, क्योंकि ये इंसाफ नहीं बल्कि नाइंसाफी का कानून आपने तुलना कर दी बाबरी की ट्रिपल तलाक से। बिल्कुल, इसलिए कि नाइंसाफी का आप कानून बना रहे हैं। बाबरी से कैसे इसकी तुलना की? अरे बिल्कुल, आप वहां पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई, यहां पर भी आप कानून नहीं बना रहे हैं। आप तो सिर्फ औरतों को रोड पर लाएंगे, उसके शौहर को आप जेल में डालेंगे और इस औरत को तो इंसाफ नहीं मिलने वाला है। और मैं आपको बता रहा हूं, इनकी नीयत यह है कि आज ट्रिपल तलाक बिदअत के ऊपर ला रहे हैं, कल एक मामूली से अमेंडमेंट पेश कर देंगे कि तलाक हसन और ऐसन को भी निकाल दो। अगर आप लॉ मिनिस्टर का अगर रिप्लाई पढ़ेंगे, दूसरा रिप्लाई, तो उन्होंने कहा है कि हमने अब ये कर रहे हैं, अब मुस्तकबिल में जो कुछ करना पड़ेगा, कोट अनकोट उन्होंने कहा विचार करेंगे और चीज़ों के बारे में। तो फिर क्या है? अच्छा, मूल मुद्दा ये है कि मतलब आगे चल के कहीं ऐसा ना हो जाए, एक स्टेप और ना बढ़ जाए और कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी बात ना आए, इस वजह से ये सारा नहीं, ये देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ गवर्नमेंट को, उसको बाजू रखिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनका पूरा मकसद, इनकी नीयत तो जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 77 में उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने सरकार की सोच को सामने रखा है, और वो ये थी कि हर फॉर्म ऑफ तलाक को खत्म कर दो। भाई, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बात की इजाजत हमको देता है कि हम अपनी शादी, अपना डिवोर्स, अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये तमाम हम अपनी शरीयत के लिहाज से करें। आप उसको छीनना चाह रहे हैं। रहा सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो क्या दया भागा और मिताक्षरा हिंदुइज्म में स्कूल ऑफ थॉट, आप एक कर सकेंगे उसको? क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट्स आप मुसलमान को देने तैयार हैं? क्या आप नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट्स को जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए उसको निकालने तैयार हैं? आप नहीं कर पाएंगे। आप नॉर्थ ईस्ट में तो औरतों में पॉलीएंड्री होती है, उसको खत्म कर पाएंगे? हम यही तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की खूबसूरती उसका डाइवर्सिटी है, उसका प्लुरलिज्म है। इस मुल्क में एक तहजीब नहीं हो सकता, एक मुल्क एक तहजीब का नहीं हो सकता, ये मुल्क एक मजहब का नहीं हो सकता है। आप एक ही लॉ बना दे, कैसे बनाएंगे? यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती जो दुनिया में किसी देश में नहीं मिलेगी। आप बिल्कुल। और ये सब अगर जैसे एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ, मतलब क्या अगर वो 3 साल की सजा अगर उसमें से हटा दी जाए तो फिर आपको स्वीकार नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस कानून की जरूरत ही नहीं। वैसे साहब, एक बड़ा जो चीज़ें सामने आ रही हैं अभी हाल ही में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको आपने जोकर बोल दिया। आप तिवारी साहब मेरी बात सुनिए, मैं समझ गया। हिंदुस्तान हिपोक्रेट बोल दिए। एमजे अकबर को आप इस तरह का बयान है कि हिपोक्रेट बोला, कि मतलब वो संसद में भी आपने कहा कि आपने दोनों बातों का जवाब देता हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स उठाकर पढ़ लीजिए, ये जो शिया वक्फ बोर्ड का ये जो मस्खरा है, इसके खिलाफ तो करप्शन के एलिगेशन योगी सरकार ने लगाया और उसके खिलाफ कोर्ट को गया, वो सरकार ने उसके खिलाफ लगाया। आज वो उनका नूरे नजर बना हुआ है, उनका वो बड़ा ही उस पर नूरे नजर, उनका बड़ा ही करीबी आदमी बन चुका है। किसका करीबी बनेगा? बीजेपी का, आरएसएस का। योगी सरकार ने उसके ऊपर करप्शन का एलिगेशन लगाया, उसको कहा कि तुमने करप्शन किया, वो कोर्ट को गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, देख लीजिए आप। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मौसूफ ने कहा कि भाई मदरसों में दहशत गर्दी की तालीम दी जा रही है, किसी एक मदरसे का नाम बताओ। चलो सुन्नी नहीं तो शियाओं का बता दो तुम, चलो। ये तो झूठ है, ना शियाओं के मदरसे में, ना सुन्नियों के मदरसे में, ना किसी मदरसे में इस तरह की तालीम दी जाती है। और अगर ये वाकई में सच्चा है, देशभक्त है, तो इसको प्रूफ देना चाहिए, पूरे देश के सामने रखना चाहिए और जाकर राजनाथ सिंह को बताना चाहिए कि सर ये है प्रूफ, बताइए। आप प्रूफ बताने तैयार नहीं है और फिर कहता है कि कोई वहां से पढ़ता नहीं है। कभी ये जाकर देख, हैदराबाद में जो मानू है, यहां पर ब्रिज कोर्स कराकर लोगों को इंग्लिश मीडियम में या फिर बीकॉम बीए पढ़ा। अलीगढ़ को जाकर देखे, जो मदरसे के बच्चे आते हैं उनको ब्रिज कोर्स अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कराया जाता है और फिर वहां से वो लोग बीकॉम करते हैं, एलएलबी करते हैं, एमकॉम करते हैं। मालूम ही नहीं कि इसको ये कौन सी दुनिया में रहने वाला है। और रहा सवाल ये हमारे मिनिस्टर साहब का, वजाहत हबीबुल्लाह साहब ने हिंदू में आर्टिकल लिखा और इस आर्टिकल में वजाहत हबीबुल्लाह साहब ने लिखा कि जब शाबानों का मुकदमा चल रहा था, मुकदमे का फैसला आया, तो वो उस ऐसे कन्वर्सेशन के चश्मदीद गवाह हैं जिसमें ये मौसूफ बैठे हुए थे
अपने प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के राजीव गांधी बैठे हुए थे, और राजीव गांधी ने वजाहत हबीबुल्लाह से कहा कि ये मिनिस्टर जो कुरान की बड़ी बड़ी आयतें पढ़ के सुना रहे थे लोकसभा में, उन्होंने कहा कि कानून बनाइए ताकि मुसलमानों का एतमाद हासिल कर सके। नहीं, लेकिन उन्होंने तो सफाई दी कि वो उस समय कांग्रेस में थे ही नहीं, वो 89 वजाहत हबीबुल्लाह साहब का बयान झूठ था नहीं, तो उन्होंने रिटन आर्टिकल में लिखा है, और दोबारा उसको स्क्रॉल इन में एजाज अशरफ साहब ने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही तो है। फिर कौन झूठ बोल रहा है? अरे झूठ तो वही कह रहे हैं, वजाहत हबीबुल्लाह साहब तो झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि एक नहीं दो मरतबा उन्होंने बात कही है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर कोई एक मुसलमान जर्नलिस्ट होता है, वो शादी करता है और उसके बाद किसी से अफेयर उसका हो जाता है, उसको औरत को प्रेग्नेंट कर देता है और औरत को फिर वो पैसे देता है, तो फिर क्या ऐसे जर्नलिस्ट पर पिनल एक्शन नहीं होना चाहिए? अरे बहुत सी बातें हैं। ये देखिए ना कि आप हालात को देखकर अपने आप को बदल लेना, वो मुझसे नहीं हो सका। ये तमाम हकीकत सामने है। अगर कोई इब्नुल वक्त बनता है तो मैं क्या कर सकता हूं, मगर वजाहत हबीबुल्लाह साहब का बयान तो सामने है, तो उसमें कोई झूठ डिनाई नहीं कर सकता। असद साहब, बाबरी मस्जिद का जिक्र कर लेते हैं थोड़ा। 6 फरवरी से सुनवाई, से 8 फरवरी से सुनवाई शुरू हो रही है। इस मामले में एक शख्स है जिसने उसको अपने एप्लीकेशन लगाया कि वो मुत्तवली हो सकता है इसका। ये किस तरह से नए लोग इस पूरे केस में? अरे भाई, इसका ये जो जोकर है, ये भी एक जोकर हैदराबाद का, यहाँ का। इसको जाकर देखिए, जो कपड़े पहनता है ना, वो टेलर का पता दूंगा, उसके पैसे बाकी है, उसके पैसे, टेलर के पैसे बाकी। अपने आप को मत कहाँ का मैं कहाँ, हमारा 70 साल हो चुके हैं भाई, राजा रजवाड़े खत्म हो चुके हैं। अब वो बोलेगा तो मैं भी कहूंगा कि हाँ मैं भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में हूं, तुम पूरी दुनिया मेरी है, मैं ले लूं क्या? है कोई बात है? अच्छा साहब, एक पॉलिटिक्स की थोड़ा सा बात करते हैं, लौटते हैं उसमें। ये आपने एक बड़ा कोशिश की बीच में कि दलित आपके साथ आए और मुस्लिम्स हों और साथ में एक ऐसा गठजोड़ बने, वो तो फेल हो गया। दलित तो विश्वास भरोसा नहीं। तिवारी साहब, ये सवाल आपने मुझे कई मरतबा किया, आप जब कई अवतार में थे मुख्तलिफ टीवी चैनल के। मैं आज भी कह रहा हूँ कि कोशिश करते रहना पड़ेगा। मैं हमेशा कहा हूँ कि आसान बात नहीं है मगर इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क में दलित और मुसलमान और इसके सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दलित और मुस्लिम समाज एक प्लेटफॉर्म पर आए और अपनी जदोजहद को मुश्तरका तौर पर लड़े। ये काम आसान नहीं है, मगर अब जो कुछ भी गुजरात में हुआ, जो कुछ महाराष्ट्र में जो तब्दीली आई है कोरेगांव, भीमगांव कोरेगांव के बाद, ये यकीनन इस बात का गवाह है। और फिर चंद्रशेखर की गिरफ्तारी और उसके ऊपर NSA लगाना, ये तमाम चीज़ें देखिए, ये एक पैगाम दे रही है। और मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल ये दोनों समाज को सोचना पड़ेगा, और सोच रहे हैं लोग ज़मीन के ऊपर, और आप देखेंगे कि तब्दीली आएगी। मगर नतीजा नहीं आया, कोई बात नहीं है, कोशिश तो करना मेरा काम है। अच्छा साहब, एक आपसे और सवाल मेरे जहन में है जो अब मुझे लगता है पूछना चाहिए। आपने लास्ट 2016 में मुरादाबाद गए और एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया आपने कहा मैं सलमान खान से बड़ा स्टार हूँ। कैसे, क्या? अरे छोड़िए ना, कहाँ मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हूँ, छोड़ दीजिए ना। इन लोगों को कहाँ ला रहे हैं? ये पॉलिटिक्स की और पॉलिटिशियन की देश की बात करिए, ये छोड़िए। ये 1.5-2 घंटे का एंटरटेनमेंट कहाँ का, इसमें कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग तो भाई 5 साल के लिए हमको काम करके इम्तिहान देना पड़ता, समझे ना आप? वो उस इम्तिहान की हम तैयारी करते हैं। ये कहाँ इन लोगों के बारे में? मेरे कौन है स्टार, अगर दोनों में से बात? अरे ये तो देखिए, स्टार या लो स्टार का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आवाम ने हमको धूप में खड़े होकर, सख्त गर्मी में खड़े होकर, गर्मी को, भूख को बर्दाश्त करके हमको वोट दिया है, और हम उसी कर्जों में डूब जाते हैं, और उस कर्जे को अदा करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। बस इतना ही है। अब वो स्टार नौ छोड़िए ना, मेरी मौत के बाद लिख लीजिए मेरी ऑबिचुअरी में कि क्या था, मैं नहीं था, वो छोड़िए। अभी तो हम काम कर रहे हैं। इन लोगों का जिक्र छोड़िए, इनके ताल्लुक से बात ही करना बेकार। चलिए, एक आखिरी सवाल जो मैं एक पूछना चाहूँगा, अगर आप नंबर देने की बात आए या एक रिपोर्ट कार्ड देने की, क्योंकि अब 2019 ज़्यादा वक्त नहीं है, अगर मोदी सरकार को आप हमेशा वो करते रहते हैं कि इसमें कमियाँ, और गिलाना, कोई भी अपोजिशन में है तो उसका फ़र्ज़ है कि वो गिलाए कि सरकार में ये कमी है, क्या आपको लगता है कि सरकार ने कुछ अच्छा काम भी किया है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये काम तो ठीक किया है गवर्नमेंट? मेरा मानना यह है तिवारी साहब कि इनको जो देश की
जनता ने मैंडेट दिया था 280 का, इन्होंने उसको तमाम को तमाम ज़ाय कर दिया। कोई भी अच्छा काम नहीं। इनको जो कुदरत ने जो 2.5 साल तक ऑयल के प्राइसेस में कमी रख दी थी, उसको ज़ाय कर दिया। बताइए आप कि ऑयल प्राइसेस की वजह से इतना फायदा ये कर सकते थे, देश का कुछ नहीं कर पाए। 280 MP आपके पास मिली, आपने इसलिए मिले आपको कि आप इस तरह का कानून बनाएंगे मुस्लिम खवातीन के लिए? बताइए कौन सा गरीबों को फायदा हो रहा है? ना किसान को फायदा मिल रहा है, ना रोजगार नौजवानों को मिल रहा है। आपने खड़े होकर कहा था कि 2-2 करोड़ नौकरियां मिली, कहाँ नौजवान को रोजगार मिल रहा है? तो आपने रोजगार नहीं मिला तो आपने लगा दिया उनको काम पे, के लगा दो, तुम गाय के नाम पर रोजगार ले लो, बीफ बैन के नाम पर रोजगार ले लो। वही कर दिया आपने। और हो क्या रहा है देख रहे हैं, अखलाक हो रहा है तो कभी अफरोजुल हो रहा है। नोटबंदी की, आपने कहा कि खत्म हो जाएगा इन्फिल्ट्रेशन। 2017 में सबसे ज्यादा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए। कहाँ है? कौन सा कश्मीर को आपने कहा हल करें, कहाँ कश्मीर हल हो रहा है? इंटरलॉकेटर को आपने अपॉइंट करना पड़ा। तो हर महाज पर यह सरकार नाकाम साबित हुई है। इनको मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा मैंडेट मिला, उन्होंने उसको ज़ाय कर दिया। हाँ, ये बात अलग है कि आप गर्मी लाएंगे, मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत पैदा कर कर आप दोबारा सियासत कर सकते हैं, मगर ये देश के पास जब दोबारा जाएंगे आप, ये तमाम सवालात देश की जनता और ख़ास तौर से नौजवान इनसे करेगा, इसका जवाब देना इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ओवैसी साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो किसी भी तरह से सरकार को तो कोई पॉजिटिव मार्क देने को तैयार नहीं है। और जाहिर है अपोजिशन में अगर कोई लीडर है तो वो नहीं देगा, और वो उनका कहना है कि सरकार को आने वाले समय में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जब वो चुनाव में जाएंगे। बहुत सारे मसलों पर उन्होंने बेबाक राय हमारे सामने रखी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद हम उनको दे चुके हैं। हमारे साथ खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।